अगर मुझे आज से 2026 से लेके 2035 तक के लिए एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो, तो मैं उससे सबसे पहले स्टॉक्स नहीं बल्कि सबसे पहले मैं थीम्स देखूंगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जब इंडिया में आईटी सर्विसेज बूम शुरू हुआ था, तब किसी को एग्जैक्टली नहीं पता था कि सबसे बड़े विनर इन्फोसिस होगी, टीसीएस होगी या एचसीएल होगी। लेकिन जो इन्वेस्टर्स ये समझ गए थे कि सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, उन्होंने एक पावरफुल ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया था और उस ट्रेंड ने मल्टीपल वेल्थ क्रिएटर्स क्रिएट किए। और इसीलिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अक्सर स्टॉक सिलेक्शन से पहले ट्रेंड सिलेक्शन से आती है। और इसी माइंडसेट के साथ आज के वीडियो में हम एक हाइपोथेटिकल 2035 स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं हर सेक्टर का सबसे बड़ा या सबसे ऑब्वियस विनर यहाँ चूज नहीं कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग थीम्स की और उनमें से स्मॉल कैप स्टॉक्स जो इस थीम के अंतर्गत विनर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 पावरफुल थीम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहली फिनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, दूसरी डिफेंस, तीसरी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फिर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्टली एआई लेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इन थीम्स को रिप्रेजेंट करने वाले 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन इंडियन मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली थीम के साथ, जो है फिनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग। अगर पिछले 10 सालों की इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स की लिस्ट बनाई जाए, तो फाइनेंशियलाइजेशन उस लिस्ट में बहुत ऊपर होगी। इस ट्रेंड को समझने के लिए सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स काफ़ी हैं। देखिए, FY 2020 में इंडिया में लगभग 4 करोड़ डीमैट्स अकाउंट थे। आज ये नंबर्स 19 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। ये NSDL और CDSL के डेटा के मुताबिक है। इसी तरह मंथली SIP इन्फ्लोज जो कुछ साल पहले 3000 करोड़ के आसपास थे, आज 25,000 करोड़ का लेवल क्रॉस कर चुके हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इंडिकेट करता है कि इंडियंस धीरे धीरे अपनी सेविंग्स को फिनेंशियल एसेट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में प्रोफेशनली मैनेज्ड वेल्थ का पेनिट्रेशन अभी भी डेवलप्ड मार्केट्स के कंपैरिजन में काफ़ी लो है। इसीलिए रनवे अभी काफ़ी लंबी हो सकती है। इस इकोसिस्टम के ऑब्वियस विनर्स हो सकते हैं BSE, NSE, CDSL और HDFC AMC जैसे बिजनेसेस। लेकिन आज हमने इस थीम के अंदर एक रिलेटिवली स्मॉलर बेनिफिशियरी को चूज किया है और कंपनी का नाम है प्रूडेंट कॉर्पोरेट। प्रूडेंट कॉर्पोरेट को समझने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि फिनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स थीम का ये एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। जब भी कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड, PMS, इंश्योरेंस या वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, उसके पीछे एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम काम करता है। मान लीजिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करना चाहता है। उस एडवाइजर को टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चाहिए, रिपोर्टिंग टूल्स चाहिए, एग्जीक्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तक का एक्सेस चाहिए। प्रूडेंट एग्जैक्टली वही इकोसिस्टम बिल्ड करता है। मेरे हिसाब से इस बिज़नेस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैनेजमेंट को ये प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि अगला विनिंग म्यूचुअल फंड कौन सा होगा या इन्वेस्टर्स किस AMC को चूज करेंगे। जब पूरा वेल्थ मैनेजमेंट इकोसिस्टम ग्रो करता है, तो प्रूडेंट जैसे प्लेटफॉर्म्स उस ग्रोथ के ब्रॉड बेनिफिशियरीज बन सकते हैं। फिनेंशियल्स अगर हम कंपनी के देखें स्कैनिक्स में, तो वो भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। FY 2019 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 225 करोड़ था, जो FY 2025 तक बढ़कर 1100 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। इसी पीरियड में नेट प्रॉफिट 21 करोड़ से बढ़कर लगभग 196 करोड़ तक पहुंच गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29% के आसपास है और अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करें, तो वो सिर्फ 0.04% है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी कुछ सालों में 13 करोड़ से बढ़ के 160 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। ये इंडिकेट करता है कि ग्रोथ के साथ साथ कैश जनरेशन भी इम्प्रूव हुई है। हाँ, रिस्क भी है। मार्केट सेंटीमेंट और इंडस्ट्री इन्फ्लो शॉर्ट टर्म ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी अगले 10 साल तक कंटिन्यू करती है, तो प्रूडेंट जैसे बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटी साइज आज के कंपैरिजन में काफ़ी लार्जर हो सकता है। और इसी वजह से मैंने इस थीम के लिए एक रिलेटिवली स्मॉलर बट फास्ट गोइंग बेनिफिशियरी को चूज किया है। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट थीम की तरफ, जो है डिफेंस एंड इंडिजनाइजेशन।
अगर आप दुनिया के करंट जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट को देखें तो एक बात बहुत क्लियर है, कंट्रीज डिफेंस स्पेंडिंग को ऑप्टिमल एक्सपेंस नहीं, स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी की तरह देख रही है। इंडिया भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। इस ट्रेंड को समझने के लिए सिर्फ दो डेटा पॉइंट्स काफ़ी हैं। FY 2020 में इंडिया का डिफेंस बजट लगभग 3.4 लाख करोड़ था, जो FY 2026 तक बढ़कर 6.8 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। यानी सिर्फ कुछ सालों में डिफेंस स्पेंडिंग लगभग डबल हो गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है इंडिजनाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग FY 2015 के कंपैरिजन में इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन 170% से ज़्यादा ग्रो होकर 1.27 लाख करोड़ के लेवल तक पहुंच चुके हैं। साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट जो एक वक्त पर बहुत छोटे थे, आज 20,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं और गवर्नमेंट ने इस नंबर को आगे और एग्रेसिवली ग्रो करने का टारगेट रखा है। ये नंबर्स इंडिकेट करते हैं कि इंडिया सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता। ऑब्जेक्टिव ये है कि डोमेस्टिक इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम की जाए और इंडियन कंपनीज को ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन का हिस्सा बनाया जाए। इस ट्रेंड के ऑब्वियस विनर्स HAL, BEL और सोलर इंडस्ट्रीज जैसे बिजनेसेस हो सकते हैं, लेकिन हमने इस थीम के अंदर एक रिलेटिवली स्पेशलाइज्ड प्लेयर चूज किया है, जो है डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स डिफेंस और एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। रेडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स और सर्विलेंस सॉल्यूशंस, ये वो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी डिफेंस प्लेटफॉर्म को एक्चुअली काम करने लायक बनाते हैं। और इस बिजनेस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बार जब कंपनी किसी डिफेंस प्रोग्राम में क्वालिफाइड सप्लायर बन जाती है, तो वो रिलेशनशिप्स ईयर्स तक लॉक्ड इन रहती है। नए कॉम्पिटिटर्स को सेम क्वालिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एक्सपेंसिव भी। इसीलिए एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम कंपनी की देखें तो वो भी काफ़ी इंकरेजिंग है। कंपनी का रेवेन्यू FY 2021 में लगभग 225 करोड़ था, जो FY 2025 तक बढ़कर 700 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इसी पीरियड में नेट प्रॉफिट 45 करोड़ से बढ़कर 270 करोड़ के लेवल तक पहुंच गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से फास्टर रही है, जो टिपिकली तब होता है जब कंपनी अपने निश में स्ट्रॉन्गर प्राइसिंग पावर डेवलप करती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क भी हैं। डिफेंस बिजनेसेस नेचुरली लंपी होते हैं और गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट टाइमलाइंस इंडिया में हिस्टोरिकली स्लो रही हैं। लेकिन अगर इंडिया का इंडिजनाइजेशन पुश और एक्सपोर्ट एम्बिशन एक्सपेक्टेड ट्रैजेक्टरी पर चलता है, तो स्पेशलाइज्ड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। और इसी वजह से मैंने इस थीम के लिए डेटा पैटर्न्स जैसे रिलेटिवली स्मॉलर लेकिन फोकस्ड बेनिफिशियरी को चूज़ किया है। अब चलते हैं अपने तीसरी थीम पर, जो मेरी नज़र में अगले 10 सालों में सबसे इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टोरीज में से एक हो सकती है, और थीम का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इस थीम को समझने के लिए सिर्फ एक फैक्ट काफ़ी है। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन FY 2015 में लगभग 2 लाख करोड़ था, जो FY 2024 तक बढ़कर 9 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स भी पिछले कुछ सालों में मल्टीपल टाइम्स ग्रो हुए हैं, और ये सारा डेटा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से हमने लिया है। इस ग्रोथ के पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे China+1 स्ट्रैटेजी, PLI स्कीम्स और ग्लोबल कंपनीज का सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करना। इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को एग्रेसिवली कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का मार्केट स्ट्रेंथन किया जा रहा है। जब भी हम इस थीम के बारे में बात करते हैं तो केन्स टेक्नोलॉजी और डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे नाम डिस्कशन में आते हैं, लेकिन हमने इस थीम के लिए एक रिलेटिवली स्मॉलर प्लेयर को चूज़ किया है, और उस प्लेयर का नाम है सिरमा SGS। अब सवाल ये है कि सिरमा SGS एक्चुअली करती क्या है। जब कोई ग्लोबल या डोमेस्टिक ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करे। बहुत बार डिज़ाइन, असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड EMS या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनीज को आउटसोर्स की जाती है। सिरमा इसी सेगमेंट में ऑपरेट करती है।
कंपनी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर डिवाइसेस, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और आईटी हार्डवेयर जैसे मल्टीपल एंड मार्केट्स को सर्व करती है। इस बिजनेस की ब्यूटी डाइवर्सिफिकेशन में है। आप एक ही कस्टमर या एक ही प्रोडक्ट साइकिल पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी दिखाती है कि कंपनी इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी के साथ स्केल अप कर रही है। स्कैनिक्स में आप कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स क्लियरली देख सकते हैं। FY 2020 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 880 करोड़ था। FY 2025 तक ये बढ़कर 4800 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है, यानी रेवेन्यू 5 गुना से भी ज़्यादा ग्रो हुआ है। इसी पीरियड में नेट प्रॉफिट 92 करोड़ से बढ़कर 343 करोड़ तक पहुंच गया है। और सिर्फ रेवेन्यू नहीं, कंपनी का एसेट बेस भी 787 करोड़ से बढ़कर 5700 करोड़ के लेवल तक पहुंच गया है, जो इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन और फ्यूचर ग्रोथ के लिए एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है। हाँ, EMS इंडस्ट्री में मार्जिन्स नेचुरली लोअर होते हैं और कंपटीशन भी काफ़ी इंटेंस होता है। इसी वजह से सिरमा के ऑपरेटिंग मार्जिन्स जनरली सिंगल डिजिट से लो डबल डिजिट रेंज में रहती हैं। लेकिन अगर इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनने की डायरेक्शन में सक्सेसफुल होता है तो स्केल ही इस बिजनेस का बिगेस्ट ड्राइवर बन सकता है। और इसी वजह से डिक्सन और केन्स जैसे एस्टैब्लिश नेम के साथ साथ सिरमा जैसे रिलेटिवली स्मॉलर प्लेयर्स भी इस ट्रेंड के इम्पोर्टेंट बेनिफिशियरीज बन सकते हैं। चलिए अब चलते हैं चौथे थीम की तरफ, जो है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी इंडिया की एनर्जी स्टोरी की बात होती है, ज़्यादातर फोकस रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पर होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि पावर जनरेट करना सिर्फ आधी कहानी है। उतना ही इम्पॉर्टेंट है उस पावर को एफिशिएंटली ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करना। इंडिया की पीक पावर डिमांड जो FY 2015 में लगभग 148 गीगावाट थी, आज 250 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है और अगले कुछ सालों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। ये सारा डेटा मिनिस्ट्री ऑफ पावर से मैंने लिया है। साथ ही इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का एम्बिशियस टारगेट भी सेट किया है। लेकिन चाहे सोलर प्लांट हो, विंड फार्म हो, EV इकोसिस्टम हो या डेटा सेंटर, इन सबको कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन नेटवर्क की ज़रूरत होती है। इसी वजह से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन अगले डिकेड की एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट थीम बन सकती है। इस थीम के ऑब्वियस विनर्स CG पावर और हिटाची एनर्जी जैसे बिजनेसेस हो सकते हैं, लेकिन हमने इस थीम के लिए एक रिलेटिवली स्मॉलर और स्पेशलाइज्ड प्लेयर चूज़ किया है, जो है शिल्चर टेक्नोलॉजीज़। शिल्चर टेक्नोलॉजीज़ को समझने के लिए एक सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट कीजिए। आज हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, EV एडॉप्शन की बात करते हैं, डेटा सेंटर्स और AI इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन इन सब ट्रेंड्स में एक कॉमन रिक्वायरमेंट है, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सिर्फ आधी कहानी है, उसे एफिशिएंटली ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यहीं पर ट्रांसफार्मर्स एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। चाहे सोलर प्लांट हो, विंड फार्म हो या कन्वेंशनल पावर प्रोजेक्ट, जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ट्रांसफार्मर्स को पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का इनविजिबल बैकबोन भी कहा जाता है। शिल्चर इसी सेगमेंट में ऑपरेट करती है और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी इंडिकेट करते हैं कि वो करंट पावर केपेक्स साइकिल के बेनिफिशियरी रही है। स्कैनिक्स में आप कंपनी के नंबर्स क्लियरली देख सकते हैं। FY 2021 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 120 करोड़ था, जो FY 2026 तक बढ़कर 652 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। लेकिन जो चीज़ मुझे और इंटरेस्टिंग लगती है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। इस पीरियड में नेट प्रॉफिट 6 करोड़ से बढ़कर 158 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से काफ़ी फास्टर रही है। इसका इम्पैक्ट मार्जिन्स में भी दिखता है। कुछ साल पहले ऑपरेटिंग मार्जिन सिंगल डिजिट्स में थे, जबकि आज ये लगभग 30% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 40% से ऊपर है और कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। स्मॉल कैप मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हर बार देखने को नहीं मिलता है। हाँ, कंपनी के रिस्क भी हैं, जैसे ऑर्डर इनफ्लोज और रॉ मटेरियल कॉस्ट शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी लार्जली इंडिया की पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट पर डिपेंडेंट है। पांचवा और शायद सबसे एक्साइटिंग थीम है AI, डेटा सेंटर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर।
आज हर तरफ एआई की बात हो रही है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आता है, लोग यूजुअली एंड प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं। लेट 1990s में लोग इंटरनेट कंपनीज की बात कर रहे थे, लेकिन उस रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज भी इक्वली इम्पोर्टेंट बेनिफिशियरीज बनी थी। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। हमें नहीं पता कि 10 साल बाद कौन सा एआई मॉडल या एप्लीकेशन मार्केट लीडर होगा, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि एआई को रन करने के लिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर, सर्वर, स्टोरेज और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। और डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी मार्केट अगले कुछ सालों में ऑलमोस्ट डबल होने की उम्मीद है। नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का एआई मार्केट अगले डिकेड में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स में से एक माना जा रहा है। इसी वजह से मुझे लगता है कि एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर की स्टोरी नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की भी स्टोरी है। और जब भी लोग एआई थीम की बात करते हैं, फोकस यूजुअली एप्लीकेशंस पर होता है, लेकिन मैंने इस थीम के लिए एक ऐसी कंपनी चूज़ की है जो एआई इकोसिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पर पोजीशनड है, और कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़। नेटवेब कंपनी को समझने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि एआई रिवोल्यूशन में ये एप्लीकेशंस नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पर पोजीशनड है। कंपनी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स, एआई सर्वर्स, प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सिंपल वर्ड्स में, अगर एआई मॉडल्स को ट्रेन और डिप्लॉय करने के लिए पावरफुल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो नेटवेब उस इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट इनेबलर बन सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इस अपॉर्चुनिटी को रिफ्लेक्ट करती नजर आती है। स्कैनिक्स में आप कंपनी के नंबर्स क्लियरली देख सकते हैं। FY 2019 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 130 करोड़ था, जो FY 2025 तक बढ़कर 2100 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। इसी पीरियड में नेट प्रॉफिट 3 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। और सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट ही नहीं, कंपनी का एसेट बेस भी 50 करोड़ के आसपास से बढ़कर 2200 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है, जो इंडिकेट करता है कि बिजनेस रैपिड स्केल से इंक्रीज हो रहा है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को नेटवर्क को सिर्फ एक सर्वर मैन्युफैक्चरर की तरह नहीं बल्कि इंडिया के एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट पर एक बेट की तरह देखना चाहिए। हाँ, वैल्यूएशन और एक्सपेक्टेशंस दोनों हाई हैं, लेकिन अगर एआई एडॉप्शन, क्लाउड एडॉप्शन और डेटा लोकलाइजेशन ट्रेंड्स एक्सपेक्टेड पेस पर कंटिन्यू करते हैं, तो नेटवर्क जैसी कंपनीज के लिए एड्रेसेबल मार्केट आज के कंपैरिजन में काफ़ी लार्जर हो सकता है। अब अगर हम इस पूरी डिस्कशन को ध्यान से देखें, तो ये पोर्टफोलियो एक्चुअली 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो नहीं है, ये 5 थीम्स का पोर्टफोलियो है। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई लेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हो सकता है इनमें से कोई स्टॉक अगले 12 महीने में अंडर परफॉर्म करे, हो सकता है कुछ स्टॉक्स 30 से 40% तक करेक्ट भी कर जाएं, लेकिन स्मॉल कैप्स में वॉलेटिलिटी तो नॉर्मल है। लेकिन जब हम इन स्टॉक्स को 2035 के लर्न्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो फोकस शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से हटकर लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी साइज पर शिफ्ट हो जाता है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि अगला मल्टी बैगर कौन सा होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अगले 10 सालों में इंडिया की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरीज कौन सी होंगी। अगर हम उन स्टोरीज को सही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनके अंदर डिसिप्लिन तरीके से क्वालिटी बिजनेसेस चूज कर लेते हैं, तो कंपाउंडिंग बाकी का काम खुद कर सकती है। और इसी फ्रेमवर्क के बेसिस पर मैंने यह हाइपोथेटिकल 2035 का स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बिल्ड किया है। अगर आपको इन 5 थीम में से कोई एक थीम सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगती हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी इनसाइट्स अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने इनपुट ज़रूर दीजिएगा। चलिए, आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.